Hello everyone, this is प्रिंस कुमार ठाकुर। वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ इनसाइट। आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व समझेंगे। इंडिफरेंस कर्व का जो एनालिसिस है ये सर्वप्रथम हिक्स और एलन के द्वारा प्रपाउंड किया गया था। प्रोफेसर J.R. हिक्स ने इसके कॉम्प्रहेंसिव वर्जन को अपने बुक वैल्यू और कैपिटल में 1939 में दिया था और इसको फर्दर रिवाइज करके अपने बुक ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी को 1956 में दिया था। इंडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस है ये यूटिलिटी जो होता है उसको ये ऑर्डरली मेजर करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी कंज्यूमर है किसी भी गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन कर रहा है तो उसको ऑर्डरली बता पाएगा। जैसे मान के चलिए अगर कोई भी कंज्यूमर है तो क्या कर रहा है कि 3 गुड्स को मेजर कर रहा है तो ये नहीं बताएगा कि वो गुड फर्स्ट से कितना यूटिलिटी डिराइव कर रहा है गिन के और सेकंड से कितना, ऐसे नहीं। वो बताएगा कैसे, वो ऐसे बताएगा कि या तो गुड ए को ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहा है गुड बी के अपेक्षा और गुड बी को ज़्यादा प्रीफर दे रहा है सी के अपेक्षा। तो इस तरह हमको ये बताया जा रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस है ये यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर करता है। अब आईसी जो होता है ये क्या कर रहा है कि न्यू क्लासिकल का जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसको रिप्लेस करता है। किससे? ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट से। मतलब पहले हम लोग को पता है कि न्यू क्लासिकल जो कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि कोई भी कंज्यूमर है जब किसी भी गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम कर रहा है तो उसको क्लियरली पता होता है कि जो भी वो गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन जैसे जैसे कर रहा है तो वैसे वैसे उसको यूटिलिटी कितना प्राप्त हो रहा है उसको एकदम स्पेसिफिक पता था कि 5 यूटिलिटी मिल रहा है कि 10 मिल रहा है। लेकिन ये बता रहा है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये उसको वैसे तो नहीं बता पाएगा, गिन तो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ उसमें प्रीफरेंस दे पाएगा क्लियरली कि हाँ इसको ज़्यादा महत्व दे रहा है। अगर 2 या 3 तरह का गुड्स है तो ये बता देगा कि गुड फर्स्ट ज़्यादा अच्छा है गुड सेकेंड से, या गुड सेकेंड ज़्यादा अच्छा है गुड थर्ड से। अब हम इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। तो यह जो इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये किसी भी 2 गुड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है जो सेम लेवल का यूटिलिटी देते हैं। ऐसे कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं तो यह एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व का, जो यह दिखाते हैं सेवरल कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी या कमोडिटीज़ को दिखाते हैं। इसका मतलब यह होगा कि जब हम लोग इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले चीज़ हम लोग को ये पता चल जा रही है कि ये मोर देन 1 क्या होता है, ये आईसी होता है, आईसी कर्व होता है यहाँ पे। सेकेंड की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चलेगा कि जो भी हाई जो आईसी होते हैं, हायर लेवल के जो आईसी होते हैं वो मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब हम एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं। फर्स्ट एजम्पशन है कंज्यूमर इज रेशनल। तो जब हम कंज्यूमर के रेशनल होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर इस पोजीशन में है कि जो भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है उसको इस तरह वो एलोकेट कर ले रहा है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस के लिए, जिससे उसको जो सेटिस्फेक्शन जो डेराइव करता है वो मैक्सिमम उसका हो। सेकेंड जो एजम्पशन है उसमें क्या है कि 2 गुड्स एक्स एंड वाई, ओनली 2 गुड्स है। इसमें यह है कि 2 ही गुड बस लिया गया है, एक गुड एक्स लिया गया और वाई लिया गया। थर्ड जो है ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट मार्केट प्राइस में। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंज्यूमर है उसको ये पूरा अच्छी तरीक़ा से पता है कि मार्केट में जो भी प्राइस है अगर बढ़ रहा है तो भी तुरंत उसको पता चल जा रहा है और घट रहा है तो भी उसको पता चल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो जो हो रहा है, यहाँ पे जीरो टाइम लैग हो रहा है, यानी तुरंत का तुरंत उसे पता चल जा रहा है। प्राइस ऑफ गुड्स आर गिवन, जो भी गुड्स, इसमें हम लोग चूँकि 2 ही गुड्स लिए हैं, एक गुड्स एक्स है और एक गुड्स वाई है, तो दोनों का जो प्राइस है गुड एक्स का पर यूनिट और गुड वाई का पर यूनिट जो भी प्राइस होगा वो पहले से ही पता है कंज्यूमर को। फिफ्थ में क्या है कि द कंज्यूमर टेस्ट हैबिट एंड इनकम रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है, जो भी आदत है उसकी, और जो भी इनकम जो है वो रिमेन कांस्टेंट है। इसका मतलब जब भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा होगा जिसके दौरान इंडिफरेंस कर्व जब ये क्रिएट किया जा रहा होगा तो उस दौरान
जो कंज्यूमर जो बता रहा है अपना जो डिफरेंट प्रेफरेंस बता रहा है गुड्स एंड सर्विस का, जो कि उसको सेम यूटिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए उस अध्ययन के दौरान उसका जो टेस्ट है, हैबिट है और इनकम है वो कांस्टेंट रह रहा है। 6 में हम लोग देख रहे हैं कि ही प्रीफर्स मोर ऑफ एक्स टू लेस ऑफ वाई एंड मोर ऑफ वाई टू लेस ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो इस पोजीशन में है कि वो गुड एक्स को ज़्यादा प्रीफर दे रहा है गुड वाई की अपेक्षा, या तो गुड वाई को ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहा है गुड एक्स की अपेक्षा। वो इस पोजीशन में है कि वो क्लियरली बता दे रहा है। 7th एजम्पशन में हम देख रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोप का होता है। इसका मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये इसका जो एक तरह का जो जनरल नेचर होता है वो डाउनवर्ड स्लोप का है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वो गुड एक्स का जो अमाउंट है वैसे वैसे उसको इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे गुड एक्स की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर रहा है तो वाई का जो अमाउंट है उसको क्या करना पड़ रहा है कि एक तरह से उसको डिक्रीज करना पड़ रहा है। यही बता रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका जो स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिफरेंस कर्व जो है ये जैसे जैसे कर्व के अलॉन्ग जो ये मूवमेंट जो हो रहा है, कर्व के अलॉन्ग जो मूवमेंट हो रहा है वो कंज्यूमर जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जैसे जा रहा है वैसे ही क्या हो रहा है कि इसका जो स्लोप जो हो रहा है कर्व का जो आईसी का जो स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही बता रहा है कि ये इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अब 9th एजम्पशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो स्मूथ और कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब स्मूथ और कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि जो भी दो गुड्स लिया गया है जैसे गुड एक्स और जो गुड वाई जो लिया गया है वो दोनों क्या है कि हाईली डिविजिबल हैं, और इसी के साथ साथ जैसे भी उसमें सेटिस्फेक्शन में जो चेंज हो रहा है वो भी एक तरह से कॉन्टिन्यूस मैनर में आ रहा है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि जब कोई गुड्स है तो गुड्स जब कोई डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब उस गुड्स को हम लोग डिवाइड करते हैं तो किसी भी पॉइंट के दौरान उसका जो वैल्यू जो होता है वो उसका कम नहीं होता है। जैसे मान के चलिए एक टॉफ़ी है तो टॉफ़ी को हम लोग अगर उसको तोड़ के आधा आधा कर रहे हैं, अगर अपने फ्रेंड को दे दे रहे हैं तो भी उसका जो स्वाद है या जो मिठास होती है वो कम नहीं होती है। तो इस तरह बोला जा सकता है कि जो टॉफ़ी है वो क्या है, एक तरह का डिविजिबल गुड्स है। अब हम लोग 10th ऑप्शन में देख रहे हैं कि कंज्यूमर इज ऑलवेज इन सच ए पोजीशन दैट ही क्लियरली गिव्स ए प्रेफरेंस और फील डिफरेंस बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई। तो इसमें बता रहा है कि जो कंज्यूमर है वो क्लियरली इस पोजीशन में होता है जिसमें वो या तो प्रेफरेंस दे सकता है, अगर कोई भी गुड्स एक्स और वाई है तो उसमें प्रेफरेंस दे सकता है कि या तो गुड एक्स को ज़्यादा पसंद कर रहा है गुड वाई की अपेक्षा, या गुड वाई को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकता है गुड एक्स की अपेक्षा, या इंडिफरेंस भी फील कर सकता है कि वो ये भी कह सकता है कि मुझे गुड एक्स और गुड वाई की जो भी यूटिलिटी जो इससे मिल रही है वो सेम मिल रही है, यानी वो इंडिफरेंट भी फील कर सकता है। अब 11th एजम्पशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें बोल रहा है कि गुड्स आर ट्रांजिटिव है। जो भी दो गुड्स लिया गया है गुड एक्स और गुड वाई जो लिया गया है वो क्या है कि ट्रांजिटिव नेचर का। इसका मतलब अगर एक बार बता दे रहा है, जैसे इसमें देखा जा रहा है कि अगर गुड ए और बी लिया गया है तो या तो ये बता दे रहा है कि गुड ए जो है वो बी से ज़्यादा अच्छा है, और अगर बी सी से ज़्यादा अच्छा है तो ये दोनों मिलके बताएगा कि गुड जो ए है वो सी से अच्छा है। तो इसी नेचर को क्या बता रहा है कि गुड ए और बी जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव नेचर के हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो पहले हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो कंज्यूमर जो होता है उसका जो प्रेफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, मोनोटोनिक होता है। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा मोर अमाउंट ऑफ जो क्या है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस को ज़्यादा प्रीफर करेगा। हमेशा जितना ज़्यादा किसी भी गुड्स एंड सर्विस का अमाउंट उसके पास होगा उतना उस चीज़ को प्रीफर करना चाहेगा कंपेरिजन टू लेस अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस के। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, तो मान के चलिए कि
इस पॉइंट यम पे कोई ये कंज्यूमर है, वो गुड एक्स का ये वन अमाउंट ऑफ गुड्स एक्स कंज्यूम कर रहे हैं और गुड वाई का ये वाई डैश अमाउंट ऑफ गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है। अगर ये यहाँ से मान के चलिए कि इस वाले पे सी वाले पॉइंट पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये गुड वाई का तो सेम अमाउंट ही कंज्यूम कर रहा है, लेकिन गुड एक्स का अमाउंट ये एक्स से x2 पे आ गया। यानी इस वाले कॉम्बिनेशन पे क्या हो रहा है कि ये गुड एक्स का जो अमाउंट था वो इंक्रीज हो रहा है और वाई का भी सेम हो जा रहा है। और मान के चलिए कि यहाँ से अगर ये अब ऊपर चला जा रहा है, एम से ऊपर जाते हुए अगर इस पॉइंट पे आ रहा है और यहाँ पे मान के चलिए पी पॉइंट पे ये अगर आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स का तो वही क्वांटिटी सेम रहा यहाँ पे, लेकिन वाई का जो कंजम्पशन था ये y2 अमाउंट ऑफ गुड को कंज्यूम कर रहा है। अगर यहाँ बीच में कहीं भी ये कंज्यूम किसी भी पॉइंट पे कर रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे कर रहा है, तो ये मोर ऑफ गुड x1 के कंपेरिजन में ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों का कंजम्पशन ये यहाँ पे ज़्यादा कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर ये मूव कर रहा है, तो ये हायर ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे अगर जब ये आ रहा है तो इसको मोर अमाउंट ऑफ गुड्स मिल रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि हमेशा हायर द इंडिफरेंस कर्व होगा तो हायर द सेटिस्फेक्शन इसको प्रोवाइड करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी में देखते हैं कि द स्लोप ऑफ एन आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान के चलिए कि एक्स एक्सिस पे हम कमोडिटी एक्स को ले रहे हैं, मैंगो को ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई ऑरेंज को ले रहे हैं, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो इंडिफरेंस कर्व IC1 है जो हमारा, यहाँ पे ए पे अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा गुड कमोडिटी जो मैंगो है उसका 1 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं और जो ऑरेंज है उसका 14 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर इसी के साथ मैं पॉइंट डी के कॉम्बिनेशन को अगर कंज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 5 यूनिट मैंगो को कंज्यूम कर रहा हूँ और 2 यूनिट ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ आए और मैंने मैंगो का जो क्वांटिटी था उसको इंक्रीज किया, तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज का जो क्वांटिटी था वो डिक्रीज होके कम हो गया, क्योंकि क्या करना था कि दोनों पॉइंट पे हमको सेम यूटिलिटी को मेंटेन रखना था। और ये जो अपनी प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ जो डाउनवर्ड जो स्लोप होता है उसी पे ही अप्लाई हो सकती है, उसी पे ये प्रॉपर्टी मेंटेन रखें कि जैसे जैसे हम दूसरे किसी भी यूनिट्स का सेकंड जो भी हमारी कमोडिटी रहेगी उसकी क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे तो अपने आप जो फर्स्ट जो गुड्स की जो क्वांटिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सिर्फ किस पे, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट वाले कर्व पे ही होगी। इसलिए हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। थर्ड वाले में प्रॉपर्टी में देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये एक IC2 है और एक IC1 है। यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट जो है, अगर मैं इसको मान ले रहा हूँ कि ये हायर है, हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ए का जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, पॉइंट बी से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो ए और सी जो है, पॉइंट ए और सी क्या है, एक ही लाइन पे हैं, इसलिए जो ए का जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड का जो सेटिस्फेक्शन होगा वो पॉइंट सी के कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के सेटिस्फेक्शन के बराबर है। और इसी तरह देख रहे हैं कि पॉइंट बी और सी एक ही लाइन पे हैं, इसलिए पॉइंट बी के जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो होगा उसका सेटिस्फेक्शन और पॉइंट सी के गुड्स के बंडल ऑफ गुड्स के जो सेटिस्फेक्शन होगा वो भी सेम ही हो जाएगा। और इस तरह हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए के बंडल ऑफ गुड का सेटिस्फेक्शन और पॉइंट बी के बंडल ऑफ गुड्स का जो सेटिस्फेक्शन होगा वो दोनों क्या हो जा रहा है, सेम हो रहा है। और ऐसा किसी भी इंडिफरेंस कर्व पे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को पहले ही पता है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन होता है। इसलिए हम ये हमेशा कहेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व, दो जो इंडिफरेंस कर्व जो होंगे वो न ही अपने आप को कहीं टच कर सकते हैं और ना ही इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में देखते हैं कि एन IC कैन नॉट टच आइदर एक्सिस।
यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने गुड एक्स लिया है और वाई एक्सिस पे गुड वाई लिया है। फर्स्ट वाले में इंडिफरेंस कर्व, फर्स्ट वाले कर्व में मैं देखता हूँ तो अगर यहाँ पे पॉइंट मान के चलिए ए का कॉम्बिनेशन अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो एक्स गुड का जो अमाउंट है वो तो है, लेकिन वाई का जो अमाउंट है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 0 हो जा रहा है। और सेकेंड वाले कर्व में देख रहा हूँ कि अगर इस यल पॉइंट का मैं एल पॉइंट का कॉम्बिनेशन अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस गुड एक्स का जो अमाउंट होगा वो तो 0 हो जाएगा और गुड वाई का जो अमाउंट हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। तो क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट यम पे जो कॉम्बिनेशन है इसमें जो गुड वाई का जो कंजम्पशन है ये अमाउंट जो है वो 0 हो जा रहा है और इस पॉइंट यल पे जो एक्स का जो अमाउंट है वो 0 हो जा रहा है। जबकि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि हमेशा ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए कभी भी क्लियरली पता चल रहा है कि कभी भी एक जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कोई भी एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि जिस एक्सिस को वो टच करेगा उसके अपोजिट का जो एक्सिस होगा उस पर जो भी गुड्स होगा वो क्या हो जाएगा, उसका अमाउंट 0 हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये कोई भी एक इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक्सिस को टच नहीं करता है। फिफ्थ में हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो पहले डाउनवर्ड स्लोप की जब हम बात करते हैं तो कोई भी कर्व 3 तरह से डाउनवर्ड स्लोप का हो सकता है। पहले कॉन्केव टू ओरिजिन हो सकता है, दूसरा स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड स्लोप का हो सकता है और थर्ड में कॉन्वेक्स में डाउनवर्ड स्लोप का वो कोई भी कर्व हो सकता है। अब फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं कॉन्केव टू जो ओरिजिन कर्व है, इसमें कोई भी कंज्यूमर जब गुड एक्स के अमाउंट को अगर वो इंक्रीज करना चाहता है तो क्या करेगा कि ए से बी इतने लेवल का जो गुड वाई का जो अमाउंट है उसको क्या करेगा, सब सेक्रीफाइस करेगा, तब वो चेंज इन जो गुड एक्स है इसको इंक्रीज कर पा रहा है। इसी तरह सेकेंड में देख रहे हैं कि डी से ई लेवल के इतने सेम लेवल का अगर अमाउंट के गुड एक्स को अगर वो इंक्रीज करता है तो सी से डी लेवल का गुड वाई का जो है इतने लेवल का वो क्या कर रहा है, चेंज इन वाई जो है यहाँ पर इतना गुड वाई को सेक्रीफाइस कर रहा है। और फिर वो जब एफ से जी जो कि इतने गुड एक्स जो होता है इतने लेवल का जब वो फिर से इंक्रीज करना चाह रहा है तो क्या कर रहा है कि उसको सेम जो ई से एफ लेवल का गुड वाई है इसको क्या करना पड़ रहा है कि उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि सेम लेवल का यहाँ पे भी सेम लेवल का जो भी चेंज इन एक्स हो रहा है इसके लिए वो जैसे जैसे फर्दर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब वाई गुड का वो गिव अप कर रहा है तो पहले में ए से बी लेवल का इतने का गिव अप करना पड़ा और सेकेंड वाले में जब वो सेम अमाउंट का जब गुड एक्स को इंक्रीज कर रहा है तो उससे फर्स्ट वाले से जो गुड वाई का जो गिव अप करना पड़ा है वो ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे उसे इंक्रीज हो रहा है। और थर्ड वाले में सेम अमाउंट में गुड एक्स को अमाउंट को इंक्रीज जब कर रहा है तो जो वाई को जो गिव अप कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे गिव अप कर रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से क्या हो रहा है, गुड वाई को इंक्रीज कर रहा है। जबकि होना आइडियली ये होना चाहिए कि ये डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि जैसे जैसे वो गुड एक्स को इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे क्या होना चाहिए कि गुड वाई का जो अमाउंट होना चाहिए करस्पॉन्डिंग जब इंक्रीज हो रहा है एक्स में वो धीरे धीरे घटना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये गुड वाई का इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए इस तरह हमको पता चलेगा क्लियरली कि कॉन्केव टू ओरिजिन कोई भी जो आईसी होता है वो नहीं होता है, क्योंकि वो उसको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है। अब सेकेंड वाले स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखते हैं ग्राफ में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब गुड एक्स को इस लेवल का गुड एक्स को जब वो इंक्रीज कर रहा है तो ए से बी लेवल का जो अमाउंट का जो गुड वाई होगा उसको गिव अप करना पड़ रहा है। फिर से जब डी से ई लेवल का यानी बी सी लेवल के ही अमाउंट ऑफ गुड एक्स को जब वो इंक्रीज कर रहा है तो सी सी डी लेवल का जो गुड वाई है उसको गिव अप कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेम अमाउंट के गुड एक्स को इंक्रीज करने के लिए उसको सेम अमाउंट का चेंज इन जो वाई है उसको गिव अप करना पड़ा है। लेकिन इसमें भी फिर वही बात है कि जो एमआरएस जो होना चाहिए गिव अप करने का गुड एक्स के लिए गुड वाई का वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, जबकि ये दोनों में कांस्टेंट जो डिमिनिशिंग इसका है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। और इस तरह हमको पता चल रहा है कि जो डाउनवर्ड जो स्लोप होगा इसका वो कभी भी ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोप में नहीं होगा आईसी का। अब थर्ड में हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब
गुड एक्स के अमाउंट को जब ये इंक्रीज कर रहा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ए बी लेवल का जो गुड वाई हो रहा है उसको इतने लेवल का गिव अप करना पड़ रहा है। इसी तरह डी से ई लेवल का जब सेम अमाउंट का जब गुड एक्स को फर्दर ये जब इंक्रीज कर रहा है अपने कॉम्बिनेशन में गुड एक्स में जब शामिल कर रहा है तो इससे सी से डी लेवल के अमाउंट का गुड वाई इसको गिव अप करना पड़ रहा है। तो क्लियरली हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले लेवल का जो यहाँ से ए से बी लेवल का जो गुड वाई को गिव अप किया सेम अमाउंट के गुड एक्स को इंक्रीज करने के लिए अपने बंडल में, उसके अपेक्षा जब दूसरे में सी से डी लेवल का जो गुड वाई गिव अप करना पड़ रहा है इसको, तो वो पहले की अपेक्षा कम करना पड़ रहा है। यानी क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मार्जिनल रेट है वो क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो क्लियरली इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि कोई भी जब आईसी होगा वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही होगा। 6 में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर। हम लोग इसमें समझ रहे हैं जैसे हम लोग दो इंडिफरेंस कर्व ले रहे हैं, एक I1 है और एक I2 है। तो I2 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड एक्स के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो गुड एक्स के लिए यहाँ पे जब हम गुड एक्स का अमाउंट जब इंक्रीज कर रहे हैं तो चेंज इन वाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। इसी तरह सेम अमाउंट का गुड एक्स के गिव अप कर रहे हैं तो जो यहाँ पे जो वाई में जो गिव अप करना पड़ रहा है वो पहले की अपेक्षा यहाँ की अपेक्षा क्या हो रहा है, ये थोड़ा कम हो रहा है। अब इसी तरह इंडिफरेंस करो फर्स्ट वाले में देख रहे हैं जो कि हायर लेवल का इंडिफरेंस करो है, तो उसमें गुड एक्स के लिए जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो सेम अमाउंट के एक्स के लिए दोनों में यहाँ पे मान के चलिए चेंज इन एक्स में को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इतना चेंज इन वाई को गिव अप करना पड़ रहा है। और यहाँ पे जब चेंज इन एक्स को जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतने अमाउंट का वाई का जो गुड्स है उसको हम लोग क्या करना पड़ा है, डिक्रीज करना पड़ा है अपने कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि सेम अमाउंट का एक्स को इंक्रीज करने के लिए जो पहले जो चेंज इन जो वाई था उससे अब थोड़ा कम हम लोग को दे रहा है। तो दोनों में क्लियरली हम लोग को पता चल जा रहा है कि ये डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। लेकिन हम लोग को पता है कि जो I1 है यह हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व है और I2 जो है वो लोअर लेवल का इंडिफरेंस कर्व है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो अलग होगा और दोनों में जो सब्स्टिट्यूशन जो रेट होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन अलग है और जैसे जैसे हर पॉइंट पे ये सब्स्टिट्यूट करते जा रहा है वैसे वैसे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो भी चेंज होता जा रहा है। और जैसे जैसे वो चेंज होगा वैसे वैसे उसका क्या होगा, दोनों का जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो जब I1 का और I2 का जो स्लोप है हर पॉइंट पे एक दूसरे से अलग अलग हो जा रहा है, तो स्लोप ही बताता है कि अगर सेम अगर स्लोप होगा दोनों का, I1 का और I2 का, अगर दोनों का अगर सेम स्लोप होगा तभी हम लोग समझेंगे कि वो पैरेलल है। लेकिन किसी भी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग किसी भी पॉइंट पे सेम स्लोप नहीं होगा। तो क्लियरली हमको इसलिए पता चल जा रहा है कि दो कर्व कभी भी जैसे I1 और I2 हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते हैं। 7 में देखते हैं कि इन रियलिटी इंडिफरेंस कर्व आर लाइक बैंगल्स। वास्तव में जो कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो बैंगल्स की तरह होता है। फिगर में हम लोग देखते हैं कि 3 इंडिफरेंस कर्व हम लोग के पास, एक I1 है, एक I2 है और I3 है। तीनों को हम लोग देख रहे हैं तो एक तरह से बैंगल्स के ही शेप में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी भी जब भी हम लोग पढ़े हैं तो कहीं भी बैंगल्स के शेप में हम लोग कोई भी इंडिफरेंस कर्व नहीं देखे हैं। तो फिर अगर ये वास्तव में होता है तो उस तरह दिखाई क्यों नहीं देता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग को ये जानना होगा कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व तब कहलाया जाता है जब उसको दो कंडीशन को, नेसेसरी कंडीशन या प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहला जो उसका प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और सेकेंड जो होता है वो क्या होता है कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। वो इंडिफरेंस कर्व का जो भी लाइन सेगमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए। तो इस जो भी बैंगल शेप है उसके तीनों का ये वाला जो शेप है यहाँ से ये, और I2 का यहाँ से ये, और ये I3 का ये वाला जो शेप वाला जो एरिया है, ये क्या हो रहा है कि ये तीनों क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। और इसके किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंज्यूमर अगर कंजम्पशन कर रहा है किसी भी कॉम्बिनेशन का गुड्स एंड सर्विस का, तो और जब सब्स्टिट्यूट करेगा गुड एक्स के लिए गुड वाई का, तो वहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए ये इफेक्टिव रीजन तीनों होंगे, और इसीलिए हम लोग हमेशा इतने ही पॉइंट को हम लोग इंडिफरेंस कर्व के रूप में देखते हैं। अब इसके बाद से जो डॉटेड लाइन है इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्यों इफेक्टिव रीजन नहीं होता है। तो अब देखिए कि अगर ये पॉइंट यस है, यहाँ से अगर कोई कंज्यूमर क्या हो रहा है कि इंक्रीज करते हुए अपने कॉम्बिनेशन को इंक्रीज करते हुए ये एस डैश वाले पॉइंट के कॉम्बिनेशन के गुड्स एंड सर्विस
को कंज्यूम करना चाह रहा है। तो जब यस यस पॉइंट पे आ रहा है तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो यक्स से यक्स डैश से यहाँ तक का इंक्रीजमेंट हो गया, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई गुड्स जो है वो क्या हो रहा है कि उसका इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो सेम ही हो रहा है। तो कहा जाएगा कि गुड एक्स में तो इंक्रीज हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गुड वाई है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो पहला जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो और सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इतना सेगमेंट जो लाइन का जो सेगमेंट है ये वाला, ये क्या है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे कॉन्केव टू ओरिजिन हो रहा है। तो दोनों जो नेसेसरी जो कंडीशन है हमारा मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, दोनों को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये वाला जो रीजन होगा, ये डॉटेड वाला ये जो इधर का रीजन होगा वो क्या होगा कि वो इफेक्टिव रीजन नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं दिखाते हैं। इसी के तरह देखा जाए कि अगर ये यस पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या कर रहे हैं वर्टिकली अगर इंक्रीज करके हम लोग क्या कर रहे हैं यस डबल डैश पे हम लोग आ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि जो वाई गुड का इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई गुड का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो तो इतना इंक्रीज हो गया, लेकिन एक्स गुड क्या हुआ वो सेम हो रहा है। वो आइडियली होना ये चाहिए कि जब वाई में के गुड्स में जब इंक्रीज हो रहा है तो एक्स को क्या होना चाहिए, कुछ डिक्रीज होना चाहिए, तभी ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे कर नहीं रहा है। तो पहला जो नेसेसरी जो इसका कंडीशन है या प्रॉपर्टी है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। और ये वाला जो यहाँ से और यहाँ तक जो 9 सेगमेंट है इसका, ये क्या रहा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं है, ये यहाँ पे भी कॉन्केव टू ओरिजिन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ का भी जो ये डॉटेड लाइन है ये इफेक्टिव आईसी का पार्ट नहीं होगा। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि अगर किसी भी डॉटेड लाइन पे कोई भी कंज्यूमर अगर किसी भी कॉम्बिनेशन का गुड्स एंड सर्विस अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो अपने जो भी उसका यूटिलिटी होगा उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इफेक्टिव रीजन आईसी का नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको डॉटेड लाइन को हम लोग किसी भी इंडिफरेंस कर्व में शो नहीं करते हैं। अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रेट होता है जिसपे कंज्यूमर किसी गुड्स को छोड़ता है किसी दूसरे गुड को पाने के लिए, जबकि उसी सेम लेवल की यूटिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो ऐसा करता है। यानी संक्षिप्त शब्दों में ये समझा जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रेट है जिस रेट पे कोई भी कंज्यूमर सेम यूटिलिटी लेवल ऑफ यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक गुड को छोड़ता है दूसरे गुड की अमाउंट को ज़्यादा पाने के लिए, वो उस कंज्यूमर का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब एमआरएस देखते हैं। एमआरएस एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ वाई दैट कोई कंज्यूमर छोड़ता है एडिशनल अमाउंट ऑफ गुड एक्स पाने के लिए। इसी तरह एमआरएस वाई एक्स का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एक्स दैट कोई कंज्यूमर छोड़ता है एडिशनल गुड वाई पाने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो पास वाला होगा उसको पाना चाहेगा और दूर वाले को छोड़ना चाहेगा। और सेकंड में जैसे देख ली एमआरएस वाई एक्स का मतलब इसमें क्या है कि वाई वाले को पाना चाहेगा एक्स वाले को छोड़ के। तो इसे हम लोग इस तरह इजीली समझते हैं। अब फिगर से समझ रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स बार वाई क्या क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग ने गुड एक्स की यूनिट को दिखाया और वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई के यूनिट का हमने दिखाया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोई कंज्यूमर है यहाँ पे गुड एक्स का 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है और गुड वाई के 13 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह जब ये बी लेवल का जब ये कंजम्पशन करने आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ 1 यूनिट के गुड एक्स को इंक्रीज जब ये कर रहा है और सेम यूटिलिटी को बनाने के लिए वो क्या कर रहा है कि 4 यूनिट ऑफ गुड वाई को ये गिव अप कर रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसका क्या बन रहा है कि गुड एक्स का 2 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है और गुड वाई के 9 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए ये सिर्फ गुड एक्स के 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए गुड वाई के 4 यूनिट को क्या कर रहा है, वो गिव अप कर रहा है। 1 यूनिट को पाने के लिए ये 4 यूनिट को गिव अप कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका एमआरएस एक्स बार वाई होगा ये 4 संबंधी 1 होगा। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ से जब ये बढ़ा है तो यहाँ पे 1 यूनिट इसका इंक्रीज हुआ है, जबकि यहाँ पे इसका डिक्रीज हो गया है 4 यूनिट का। इसी तरह जब ये 2 से 3 जब आ रहा है
यहाँ पे सी वाले कंजम्पशन बास्केट के पास, तो यहाँ पे भी सिर्फ ये 1 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसको गुड वाई में डिक्रीज कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ पा रहा है 1 का और खो रहा है कितने का, गुड एक्स का जो इंक्रीज हो रहा है अमाउंट ऑफ यूनिट जो इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वाई में कितना डिक्रीज हो रहा है 2 पे। तो यहाँ पे एमआरएस एक्स फॉर वाई कितना हो जाएगा, 2 संबंधे 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग समझ रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रत्येक पॉइंट पे कितना हो रहा है। अब हम एक्सेप्शन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शन में स्टेटनेस ऑफ इंडिफरेंस का आ जाएगा, अनरिलेटेड गुड्स का आ जाएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का आ जाएगा। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में एक्सेप्शन कैसे होता है वो हम लोग समझ रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टी को रखा है x1 गुड्स के तौर पे और y के गुड्स के तौर पे कॉफ़ी रखा है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कंज्यूम कर रहा है जिसमें कुछ टी होगा, अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ टी होगा और कुछ यूनिट ऑफ कॉफ़ी होगा। अब यहाँ से कोई कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है कि मूव करके बी कॉम्बिनेशन का टी और कॉफ़ी को कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो चेंज इन टी जितना अमाउंट का हो रहा है उतना ही डिक्रीज चेंज इन कॉफ़ी का हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट लेवल का जो एमआरएस जो यहाँ पे हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टी का कॉफ़ी के लिए जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। जबकि इंडिफरेंस करो में क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसलिए ये परफेक्ट जो सब्स्टिट्यूट होता है जैसे टी और कॉफ़ी हो गया, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल इंडिफरेंस करो का ये एक तरह का एक्सेप्शन होता है। जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में यहाँ लिखा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सच गुड रिमेन्स कांस्टेंट, इसके कारण ये ऐसा होता है। सेकेंड में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे एमआरएस का एक्सेप्शन होता है उसको समझेंगे। तो हम लोग को तो ये पता ही है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं ये जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों एक ही साथ जब उसका कंज्यूमशन होगा तभी वो कोई यूटिलिटी क्रिएट करेंगे। अब हम उसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो गुड एक्स के लिए हम लोग गुड एक्स को मान ले रहे हैं कि ये लेफ्ट पैर का शूज है और जो गुड वाई है ये राइट पैर का शूज है। अब यहाँ पे मान के एज्यूम कीजिए कि आपके 10 फैमिली मेंबर हैं आपके घर में, फैमिली मेंबर हैं 10। अब 1 आपको लेफ्ट पैर का शूज दिया जा रहा है और 1 राइट पैर का शूज दिया जा रहा है। तो क्या कोई एक आपके फैमिली मेंबर एक पहन के उसको उसका यूटिलिटी प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन 1 सिर्फ आपको राइट पैर का शूज 1 ही दिया जा रहा है और भले ही लेफ्ट का 10 आपको शूज दे दिया जाए लेकिन कोई भी उसको पहन नहीं पाएगा, तो कोई भी यूटिलिटी किसी भी पर्सन के लिए वो इंक्रीज नहीं होगा। इसी तरह अगर लेफ्ट पैर के शूज एक ही रखा जाए और राइट पैर का शूज अगर 10 नंबर उसको इंक्रीज करके कर दिया जाए फिर भी एक ही बंदा पहनेगा, क्योंकि सिर्फ वो राइट पैर का शूज लेके क्या करेगा, पहन के तो कहीं जाएगा नहीं, वैसे ही पड़ा रह जाएगा, तो कोई उसके यूटिलिटी में इन्हेंसमेंट नहीं होगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री केस जब होगा तो उसमें क्या होगा कि जब दोनों गुड्स यानी लेफ्ट पैर और राइट पैर का दोनों शूज का सेम अमाउंट अगर इंक्रीज होगा, अगर जैसे मान के चलिए कि 2 लेफ्ट का इंक्रीज हो गया और 2 राइट पैर के शूज का इंक्रीज हो गया, तब 2 मेंबर उसको पहन के उसके यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। इसी तरह अगर 3 पैर में दोनों 3 लेफ्ट शूज और 3 राइट पैर का शूज हो जा रहा है तो क्या करें, 3 मेंबर पहन के कर सकते हैं। तो यानी यूटिली जो इन्हेंसमेंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के सेंस में हो रहा है वो पॉइंट ए पे हो रहा है, या तो पॉइंट बी में हो रहा है, या तो पॉइंट सी में हो रहा है। बाकी जो कोई अदर जो पॉइंट है उसमें कहीं भी कोई भी उसका यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको क्लियरली एक बात वहाँ पे पता रहता है कि जैसे ही हम लोग किसी एक गुड में, मानिए अगर वहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई है तो गुड एक्स में इंक्रीज कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग जो गुड वाई है उसको डिमिनिशिंग होना चाहिए। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है उसमें क्या है कि अगर आपको यूटिलिटी इंक्रीज करना है तो दोनों गुड जो गुड एक्स और गुड वाई है उसको सेम अमाउंट में इंक्रीज करना है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड होते हैं वो क्या करते हैं कि एमआरएस के नियम को, डिमिनिशिंग एमआरएस के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड होते हैं वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक्सेप्शन। थर्ड में हम लोग देख रहे हैं ये
अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स दो तरह के हो सकते हैं। पहला तो वर्टिकल शेप का हो सकता है और सेकेंड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। वन बाय वन समझ रहे हैं। तो वर्टिकल में क्या हो रहा है, जैसे मान के चलिए कि बटर ले रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे गुड़ ले रहे हैं। अब कोई क्या कर रहा है कि बटर का जो अमाउंट है बस उसको क्या कर रहा है, x1 ही कांस्टेंट रह रहा है और गोल्ड का ही अमाउंट वो इंक्रीज करते जा रहा है। और इसी तरह तो ये IC1 बन रहा है यहाँ पे, और इसी तरह फिर से वो बटर का फर्दर इंक्रीज करके क्या कर रहा है कि कांस्टेंट रख रहा है, लेकिन गोल्ड का फिर से इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व बन रहा है वो वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व बन रहा है। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि मान के चलिए कि जैसे एक अनरिलेटेड गुड में हम डायमंड ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम सूज ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि सूज का पहले क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स रख रहा है और डायमंड के क्वांटिटी को कोई कंज्यूमर है वो इंक्रीज करते जा रहा है। तो IC1 यहाँ पे उसका बन रहा है और इसी तरह फिर फर्दर सूज का एक लिमिटेड क्वांटिटी कुछ इंक्रीज करके और वहाँ पे उसको रोक के क्या कर रहा है, डायमंड का फिर से वो क्वांटिटी वो बढ़ाते जा रहा है। तो ये IC2 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको पता चल रहा है कि जो अनरिलेटेड गुड्स में एक वर्टिकल भी एक्सेप्शन हो सकता है और एक हॉरिजॉन्टल भी एक्सेप्शन हो सकता है इंडिफरेंस कर्व का। तो हम लोग को क्लियरली एक चीज़ तो और हम लोग को समझना चाहिए कि जब हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व में, तो एक्सेप्शन दो ही केस में होता है। पहला केस जब होता है कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को जब डिक्रीजिंग जो होता है, इंडिफरेंस कर्व में डिक्रीजिंग होता है, जब इसको कोई फॉलो नहीं करता है तो वो भी एक्सेप्शन हो जाएगा। और दूसरा जो एक्सेप्शन के तौर पे होता है उसमें क्या होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स नहीं होता है, कॉन्वेक्स शेप का नहीं होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इंडिफरेंस कर्व का वो एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि ये कॉन्वेक्स शेप को ये दोनों फॉलो नहीं करते हैं। अब हम सुपीरियरिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक ओवर यूटिलिटी एनालिसिस को देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि जो IC होता है वो बेस्ड ऑन फ्यूअर एंड मोर रियलिस्टिक एजम्पशन पे होता है। अब जैसे हम लोग को पहले ही पता है कि इसमें इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस में जो एजम्पशन है उसमें वो 2 गुड्स लिया है और यूटिलिटी एनालिसिस के एजम्पशन में क्या है 1 गुड को लिया है। तो ये जो है ये मोर रियलिस्टिक है कि कंज्यूमर जो है वो 1 गुड से ज़्यादा ही चीज़ों को कंज्यूम करता है। सेकेंड में हम लोग को पता है कि गुड्स जो भी गुड्स है तो इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस में गुड्स का प्राइस दिया हुआ है। थर्ड में क्या है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व जो है ये मान रहा है कि जो इसमें इंडिफरेंस कर्व में ये लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी को ये फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी के हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई 3 गुड्स है तो कंज्यूमर हमेशा इस पोजीशन में होगा कि वो क्लियरली बता सके कि किसको ज़्यादा प्रीफर कर रहा है। मान के चलिए कि अगर वो ये कंज्यूमर ये कह दे कि गुड्स A को वो ज़्यादा प्रीफर कर रहा है B के कंपेरिजन में और गुड B को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है C के कंपेरिजन में, तो क्लियरली वो इस पोजीशन में होगा कि वो बता सकता है कि गुड A को वो ज़्यादा प्रीफर करेगा गुड C के कंपेरिजन में। यही लॉ ट्रांजिटिविटी को बताता है। सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि इट डिस्पेंसेस विथ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब इसमें क्या है कि हम लोग को यूटिलिटी एनालिसिस में पहले ही पता है कि इसमें यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा इस पोजीशन में होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस का जब वो कंजम्पशन करता है तो वो क्लियरली बता सकता है या खुद वो मेजर करके बता सकता है कि कितना यूटिलिटी उससे वो सेटिस्फेक्शन डिराइव कर ले रहा है। तो और उस सेटिस्फेक्शन को वो यूटिल्स के टर्म में वो बता सकता है कि कितना यूटिल्स वो किसी भी गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन से उसको प्राप्त हो रहा है। अब मान के चलिए कि कोई कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है कि ऑरेंज का कंजम्पशन कर रहा है और ऑरेंज के कंजम्पशन के उसको 10 यूटिल्स की यूटिलिटी वो डिराइव कर रहा है। और फिर एप्पल को कंज्यूम जब वो कर रहा है तो वो क्लियरली बता दे रहा है कि एक एप्पल के कंज्यूम करने पे वो 20 यूटिल्स का उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो एक एप्पल का जो कंजम्पशन करने पे एक एप्पल का जो कंजम्पशन कर रहा है उसको, तो एक ऑरेंज के कंजम्पशन के दुगुने उसको यूटिलिटी
मिल रहा है। लेकिन हम लोग के साथ इसके साथ ये भी पता है कि ये जो होता है ये यूटिल्स है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा, क्योंकि वो एक जो है इसका साइकोलॉजिकल वो अपने मन में कैलकुलेट करके बता रहा है कि किससे कितना मिल रहा है। तो इस बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है ये क्या करता है कि ये यूटिलिटी को ये ऑर्डिनली मेजर करता है, ऑर्डिनली मेजर करता है इंडिफरेंस कर्व। और साथ ही साथ क्या है कि इसका जो एजम्पशन है एजम्पशन जो है ट्रांजिटिविटी का, वो इसको ज़्यादा रियलिस्टिक बनाती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को डिस्पेंस करती है। थर्ड में हम लोग देखते हैं कि इट स्टडीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इंस्टेड ऑफ वन गुड। अब हम लोग को पहले ही पता है कि यूटिलिटी एनालिसिस में ये वन गुड का ही अध्ययन करता है, और जो इंडिफरेंस कर्व है ये दो गुड का अध्ययन करता है, जिसमें एक गुड एक्स मान के चलता है कि गुड एक्स है दो गुड, और एक गुड वाई को लेके ये अध्ययन करता है। फोर्थ में इट प्रोवाइड्स ए बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड इनटू सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्स। तो हम लोग को पहले पता है कि यूटिलिटी एनालिसिस में जो भी गुड था वो सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टर्म में ही डिफाइन किया गया था। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में क्या है कि जो भी गुड्स हैं, पहले ये मान के चला है कि दो गुड्स हैं, एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है, और ये जो दो गुड्स हैं ये या तो सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं या फिर कम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं। फिफ्थ में इट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विदाउट द अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। हम लोग को पता ही है कि यूटिलिटी एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पे एक एजम्पशन लिया गया है कि जो भी कंज्यूमर जब कंज्यूम कर रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विस को, तो जो भी उससे वो यूटिलिटी जब डिराइव कर रहा है तो क्लियरली उससे वह मेजर कर ले रहा है कि कितने यूटिलिटी की कितने यूटिल्स उसको सेटिस्फेक्शन डिराइव किया है प्रत्येक एक्स्ट्रा कंजम्पशन से। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल को बिना उस अनरियलिस्टिक एजम्पशन की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब कैसे कर रहा है इसको हम लोग समझते हैं। अब हम एक इंडिफरेंस मैप को ड्रा करके इसको समझते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे हम वाई एक्सिस ले रहे हैं, एक IC1 को ड्रा कर ले रहे हैं, एक IC2 को ड्रा कर ले रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे गुड एक्स को ले रहे हैं और ये गुड वाई को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। फिर ये गुड एक्स का 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, यहाँ पे 3 यूनिट हो जा रहा है। इस तरह यहाँ पे गुड वाई का 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, और ये 4 यूनिट हम लोग ले रहे हैं। अब मान के चलिए कि जो कंज्यूमर है वो पहले उसका जो कंजम्पशन जो बास्केट था ये पॉइंट ए पे, यहाँ पे ये गुड एक्स का 1 यूनिट ये कंज्यूम कर रहा था यहाँ पे, और गुड वाई का ये 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। फिर एक पॉइंट बी पे भी ये कंज्यूम कर रहा था, यहाँ पे ये इसका कंजम्पशन बास्केट यहाँ पे क्या था कि गुड एक्स का ये 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा था और गुड वाई का ये यहाँ पे 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। तो पहले जो इसका कंजम्पशन बास्केट था ये पॉइंट ए पे था। अब यहाँ से ये पॉइंट बी पे जाने के लिए क्या कर रहा है कि गुड वाई को ये कंपनसेट कर रहा है, यानी इसको गिव अप कर रहा है गुड एक्स को पाने के लिए। तो जैसे जैसे ये एक्स का अमाउंट जैसे जैसे बी के तरफ जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कंजम्पशन बास्केट में गुड एक्स का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। अब जैसे जैसे गुड एक्स का अमाउंट बढ़ेगा तो जो गुड एक्स से जो भी मार्जिनल यूटिलिटी जो उससे मिल रही थी, जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ते जाएगा वो पहले की अपेक्षा क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। और इसी को ये बता रहा है कि ये इंडिफरेंस कर्व के टर्म में यहाँ पे ये कंज्यूमर जैसे जैसे ये फ्लैटर कर्व के तरफ आता जा रहा है, इसका पोजीशन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे वो यहाँ पे वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अनुभव करते जा रहा है। तो इसी को ये बता रहा है कि इस तरह यहाँ पे ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। 6 में बता रहा है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इंडिफरेंस करो के एजम्पशन में जो पहले यूटिलिटी एनालिसिस में जो एजम्पशन था कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उसको ये लिया ही नहीं है, तो ये इससे ये फ्री हो गया है। अब चूंकि हम लोग को पता ही है कि जो मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। एक जो पुअर पर्सन होता है उसके लिए 100 रुपीज़ की वैल्यू अलग होती है, और एक जो काफ़ी रिच जो पर्सन होता है उसके लिए अलग होती है। तो वो जो अनरियलिस्टिक एजम्पशन था उसको ये इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। 7 में हम देखते हैं कि इट एक्सप्लेन्स द डुअल इफेक्ट ऑफ प्राइज इफेक्ट। तो इसमें क्या है कि हम लोग को पहले ही पता है कि जो प्राइज का जो इफेक्ट होता है, प्राइज का इफेक्ट होता है ये दो तरह से होता है। फर्स्ट जो होता है ये एक तरह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, और सेकंड क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है। ये प्राइस इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये चेंज इन प्राइस के कारण जब होता है। अब जब प्राइस में चेंज होने के कारण जब हम लोग क्या करते हैं कि एक गुड्स के बदले कोई उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड पे जब हम मूव कर जाते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। और जब प्राइस में मान के चलिए कि जब प्राइस में क्या होता है कि डिक्रीज होता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विस का जो प्राइस में जो चेंज हो रहा है अगर वो डिक्रीज हो रहा है और उसके कारण उसका जो रियल इनकम होगा वो इंक्रीज हो जाता है। अब कैसे वो इंक्रीज हो जाता है, तो हम लोग को पता है कि जब प्राइस अगर कम हो जाएगा तो क्या करेगा कि उतने ही जो इनकम जो पहले था उतने ही इनकम में उसी गुड्स एंड सर्विस को ज़्यादा खरीद सकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि रियल इनकम अब उसका इंक्रीज कर जा रहा है। अब वो ये क्या करेगा कि इसके कारण हम लोग को पता ही है कि वो मोर गुड्स को वो बाई कर सकता है। तो वही बता रहा है कि ये इनकम इफेक्ट जब इंडिफरेंस करो जो होता है वो जो प्राइस का जो डुअल इफेक्ट है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों को अच्छे से ये एक्सप्लेन कर ले रहा है। अब हम क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व को समझते हैं। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। तो पहले हम लोग को पता ही है कि यूटिलिटी एनालिसिस में जो भी सेटिस्फेक्शन जो कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स एंड सर्विस के कंज्यूम करने से जो डिराइव करता था उसको क्लियरली मेजर कर लेता था और उसको वो वहाँ पे कार्डिनल बोला जाता था कि हाँ उस ये कार्डिनल टर्म में उसको मेजर कर ले रहा है। और इसमें इंडिफरेंस कर्व में क्या हो रहा है कि ये जब किसी भी गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन कर रहा है तो उसको ये बता दे रहा है कि हाँ ये फर्स्ट नंबर पे ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको सेकंड नंबर पे दे रहा है, मतलब ऑर्डिनल दे रहा है। फिर एक चीज़ और देखते हैं कि उसमें क्या है कि जब फर्दर हम लोग वन एक्स्ट्रा किसी चीज़ का कंजम्पशन करते थे और उससे जो यूटिलिटी मिलती थी उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कर रहे हैं। और यहाँ पे जब दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, जब गुड एक्स और गुड वाई का जब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे जब हम इंडिफरेंस कर्व खींचते हैं और मान लीजिए कि गुड एक्स को ज़्यादा पाने के लिए गुड वाई का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और फिर उसमें एक लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है और उसी को हम लोग इंडिफरेंस कर्व में डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला जुला के इसमें जो क्रिटिसिज्म जो किए हैं वो कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये कोई नया मतलब ऐसा कोई चेंज नहीं लाया है कॉन्सेप्ट से जिससे हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छे समझ सकें, बल्कि ये पुराने ही कॉन्सेप्ट को नया नाम दे दिया है। सेकेंड में क्या है कि ये अवे फ्रॉम रियलिटी है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये मान के चला जा रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये इसलिए बेस्ट है कि ये फ्यूअर एजम्पशन पे है, लेकिन इन रियलिटी में क्या है कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व कि इसको समझना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जनरली ऐसा होता है। तो इसको ये माना जाता है कि ये अवे फ्रॉम रियलिटी होता है। थर्ड में हम लोग देखते हैं कि फेल्स टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। अब हम लोग को पता ही है कि जो कोई भी कंज्यूमर होता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस का जो भी उसका चॉइस होता है ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है। कोई भी एक स्पेसिफिक थ्योरी टोटल जो भी कंज्यूमर सेगमेंट है उसके सबको
क्लियरली मतलब उसके बारे में कुछ भी जनरलाइज नहीं कर सकती है। तो ये भी जो ऑब्जर्व बिहेवियर है उसको क्या हो रहा है, एक्सप्लेन करने में ये फेल हो जा रहा है। फोर्थ में देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या होता है, नॉन ट्रांजिटिव होता है। फिफ्थ में क्या है कि द कंज्यूमर इज नॉट रेशनल। अब हम लोग को पहले ही पता है कि जब कोई भी कंज्यूमर जब खरीदने जाता है मार्केट में, तो कोई भी किसी भी गुड्स का टोटल यूटिलिटी कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी इतना कैलकुलेट नहीं कोई करता है। जनरली जाता है, क्या चीज़ पसंद आता है, कुछ अपना मन में सोच के जाता है कि हाँ मुझे भाई इस क्वालिटी पे और इतने प्राइस के अंदर में चीज़ें चाहिए, उसके हिसाब से वो चॉइस करके उसको बाई करता है। तो इसके हिसाब से उतना भी वो रेशनल नहीं होता है। और सेकेंड में क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में हर चीज़ जानकारी उसको जरूरी नहीं है कि पता ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी होती है जो पता नहीं होती है और कुछ होती भी है। तो इसके हिसाब से किसी कंज्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रेशनल नहीं होता है, जनरली फुल्ली वो रेशनल नहीं होता है। अब 6 में हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रिंसिपल। अब हम लोग को पता ही है कि जब हम लोग कोई भी मार्केट में जब जाते हैं, रियल टर्म में जब भी बाई करने कोई भी जाते हैं, तो जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो अपने पर्सनल सब्जेक्टिव नेसेसिटी की अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ होती है, उसके हिसाब से बनाते हैं। कोई भी थ्योरी नहीं अप्लाई करते कि इसके थ्योरी के हिसाब से ये गुड्स एंड सर्विस को खरीदना है या कॉम्बिनेशन बनाता है, ऐसा नहीं होता है। 7 में देखते हैं कि द लिमिटेड एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो इंडिफरेंस कर्व है ये क्या रहा है, एक तरह से लिमिटेड एनालिसिस ही करता है। जनरली जो इंडिफरेंस कर्व है ये मान के चलता है यहाँ पे कि अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विस है उसका अगर प्राइस क्या हो रहा है कि अगर वो डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी कंज्यूमर है वो क्या करेगा कि उस गुड्स एंड सर्विस को ज़्यादा वो खरीदेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि वो ज़्यादा खरीदेगा ही। और सेकेंड में क्या होता है कि हम लोग को ये भी पता है कि जब मार्केट में डिफरेंट कोई भी कंज्यूमर है उसकी डिफरेंस आवश्यकता है, तो वो जो ये बताया है डिफरेंस कर जो बता रहा है कि 2 ही गुड्स खरीदता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है, 2 से ज़्यादा ही वो बाई करता है। 8 में हम लोग देख रहे हैं कि फेलियर टू कंसीडर सम अदर फैक्टर कंसर्निंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो जैसे पता ही है कि स्पेकुलेटिव डिमांड होता है, उसके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया, स्नोब इफेक्ट के बारे में भी नहीं बताया, वेवलेन के बारे में भी नहीं बोला है, बैंडवेगन इफेक्ट के बारे में भी नहीं बताया, जो कि एक ह्यूमन कंज्यूमर का एक अपना ही बिहेवियर होता है, उसके बारे में इसने इंडिफरेंस कर्व ने कुछ नहीं बताया। 9th में क्या है कि टू गुड मॉडल अनरियलिस्टिक। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गया है, TWO होना चाहिए, टू गुड मॉडल अनरियलिस्टिक। इसमें इंडिफरेंस करो क्या है कि 2 ही गुड को लेके ये गुड एक्स और गुड वाई को एज्यूम करके ये पूरा अध्ययन किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंज्यूमर का जो चॉइसेस होता है या जो भी बाई करता है वो मोर देन 2 गुड्स होता है। 10th में हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंडीशन। ये क्या है कि एक अपना एजम्पशन इंडिफरेंस करो है, उसका एक अपना एजम्पशन है जिसमें वो माना है कि ये परफेक्ट कंडीशन में मार्केट है और उसमें ही कंज्यूमर बाई करता है। लेकिन हम लोग को पता ही है कि जब कंज्यूमर रियल मार्केट में जब कुछ भी बाई करने जाता है तो उसको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मानता है, जबकि परफेक्ट में क्या होता है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी वो फेस करना पड़ता है। तो ये एक तरह का अनरियलिस्टिक एजम्पशन ही है जो ये परफेक्ट कंपटीशन को माना है। और 11th में क्या है कि ऑल कमोडिटीज आर नॉट डिविजिबल। अब हम लोग को पता ही है कि सब जितने भी कमोडिटीज है वो डिविजिबल नहीं होती है। हम लोग को पता है कि जैसे मान लीजिए अगर टीवी है उसको आप डिवाइड कर दीजिए या फ्रिज को डिवाइड कर दीजिए, तो जो उसका टोटल जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो सब कमोडिटी जो होती है वो डिविजिबल नहीं होती हैं। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इसको अपने को लर्नर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।